स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश में संभल नया प्रयोगशाला बन चुका है। कभी खुदाई तो कभी अतिक्रमण, कभी उन्माद तो कभी बुलडोजर। संभल लगातार हॉट पॉइंट बना हुआ है। एक बार फिर संभल में कुछ ऐसा मिला जिसने योगी के विरोधियों को अजीब हालात में फंसा दिया। दरअसल संभल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बिजली चोरी पकड़ी गई। चोरी ऐसी वैसी नहीं, बिजली चोरी कर पावर ग्रिड बना दिया गया, जिससे 50 से 60 मकानों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। कटिया डालकर चोरी की बिजली से ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशंस चल रहे थे। कई सारी डेयरी इन्हीं चोरी की बिजलियों से संचालित हो रही थी। हद तो तब हो गई जब स्थानीय मस्जिद में भी चोरी की बिजली सप्लाई होते पकड़ी गई। हालांकि इन इलाकों के रहवासियों ने पूरी कोशिश की थी कि चोरी कभी पकड़ी ना जाए, इसलिए संकरी गलियों में यह चोरी का काम होता था और निगरानी के लिए दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ताकि अगर बिजली विभाग का छापा पड़े तो वो अलर्ट हो जाए। वो तो गनीमत रही कि इस बार पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरों के जरिए ये चोरी पकड़ ली और एक बार फिर संभल में समुदाय विशेष के लोगों को बेनकाब कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई को भी मजहबी चश्मे से देखा जाएगा। सवाल यह है कि आखिर संभल में हालात संभल क्यों नहीं पा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो लोग वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों के हिमायती बनते हैं, क्या उन्हें आज 440 वोल्ट का झटका लग गया है। आज इसी पर मुकाबला करेंगे। संभल की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसके मतलब क्या है और इसे सियासी चश्मे से किस कदर देखा जा रहा है, योगी की ये कार्रवाई कितनी सटीक है, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती वजाहत कासमी, संयोजक एमआरएम, और मनोज काका, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में बीजेपी और एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोज काका जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बड़ा सिंपल सा सवाल है जो इन तस्वीरों को देखकर खड़ा हो जाता है, उसका जवाब आप दीजिएगा। ये बताइए, बिजली चोरी रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? बिजली चोरों को पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए? प्राची, बहुत आपके वाजिब सवाल है। आपको, आपके माध्यम से आपको नए वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामना, आपके सभी दर्शकों को भी। आपको भी। बिजली चोरी ही नहीं, किसी भी तरह की चोरी रोकी जानी चाहिए, चाहे वो बिजली चोरी हो, चाहे वो आरक्षण चोरी हो, चाहे हाशिए पे खड़े तबके के हक हकूक की चोरी हो। लेकिन आपने जो शुरू में जो बात कही कि एक मजहब के लोगों को, सच ये है कि उसी मजहब के लोगों को ही टारगेट किया जाता है, और इसलिए टारगेट किया जाता है कि हमारे देश का जो इस समय राजनीतिक विमर्श है वो इस बात पर बिल्कुल वो मुतमईन नहीं है, और इस बात पर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक मान्यताओं पर, कि किसी को भी उसके दोष और उसके गुण के आधार पर उसको दोषी नहीं माना जाएगा। बल्कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में खास करके योगी जी के राज में निर्धारित है कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं, आप मुसलमान हैं, आप दलित हैं, आप पिछड़े तबके से हैं, तो आपकी को दोष चाहे जो भी हो, आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इधर उधर की बात करने से अच्छा है आइए इन तस्वीरों पर बात कर लेते हैं। मैं फिर से वो तस्वीरें आप कहें तो प्ले करवा देती हूँ। एक खंबे पर 50-60 तार लटके हुए हैं, एक खंबे पर दर्जनों मीटर लटके हुए हैं। इसका कनेक्शन एक घर के अंदर से जा रहा है, और आप कह रहे हैं समुदाय विशेष की वजह से यहां छापेमारी हुई है। इन सबूतों को, इन तस्वीरों को नकार दूं क्या? वो तस्वीरें जरा चला दीजिए, मनोज काका जी भी देख लेंगे। बोले। प्राची, बहुत अच्छा आपका सवाल है। आप किसी भी तस्वीर को नहीं नकारना चाहिए आपको, और आप तकनीकी की भी बात कर रही हैं, कितना अच्छा बात कर रही हैं। जिस ड्रोन से बिजली चोरी देखी जाती है, उसी ड्रोन तकनीकी से अगर काश पहलगाम के आतंकवादी देख लिए गए होते तो हमारे लोगों की, अपने लोगों की जान नहीं जाती। और सबसे ज्यादा अगर कहां पर बिजली चोरी हो रही है, सबसे ज्यादा अगर बिजली चोरी अगर कहीं हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोगों के घरों में चोरी हो रही है। उस पर कोई अभी हमारे जनपद में, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ये बात है कि सरकार चोरी कर रही है स्मार्ट मीटर से। आप मेरी बात तो पूरी हो जाए। मैं इसीलिए पूरी होने दूंगी आपकी बात। देखिए, तमाम मुद्दों पर एक दिन में चर्चा नहीं हुआ करती है। आज इन सवालों पर सीधा बोलने से क्यों बच रहे हैं मनोज काका जी? इन तस्वीरों पर सीधा बोलने से क्यों बच रहे हैं? एक बार आपने ये नहीं कहा कि संभल में जो योगी की पुलिस ने कार्रवाई की है या जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल ठीक है। आपने तो उसको समुदाय विशेष से खामोखा जोड़ दिया।
मैं कहा जोड़ रहा हूं? जोड़ तो आप रही हैं, शुरू में आपने कहा है, मैंने तो जोड़ा ही नहीं प्राची। आप स्वयं अपने प्रारंभिक उद्बोधन को देख लीजिए। हम लोग तो वो मानने वाले लोग हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने मजहब के लिए मजहबी नकबात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। हम तो वो मानने वाले हैं कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हम मनोज काका जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लाइनें आप बोल रहे हैं, इतनी अच्छा आप बोलते हैं, इतना मधुर आप बोलते हैं, इतना अच्छा आपका शब्दकोश है, लेकिन ये शब्दकोश छोटा क्यों पड़ जा रहा है जब बार बार संभल की तस्वीर दिखाकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ? एक बार इन तस्वीरों पर नहीं बोल रहे हैं, एक बार ये नहीं बोल रहे हैं कि संभल में जो कार्रवाई हुई वो सही है या गलत। उसके बाद मैं बहस करती रहूंगी योगी सरकार की नाकामी पर जो आप बताएंगे। एक बार तो बोल दीजिए। संभल में कितने साधारण शब्दों में प्राची बोले, अब फिर सुनिए। संभल में जो भी लोग गलत कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो उनके गलत के हिसाब से उनको सजा मिले, लेकिन इस आधार पे न मिले कि वो किस मजहब के हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं। इसी उत्तर प्रदेश की सरकार को देश के सर्वोच्च आधार आपने ढूंढ लिया, मैंने तो सबूत ढूंढे थे, सबूतों के आधार पर प्रश्न खड़े किए थे, लेकिन आधार आपने ढूंढ लिया। अब आधार आपने ढूंढ लिया, इस वजह से संभल के उस मोहल्ले में कार्रवाई ना की जाए क्योंकि वो आसिफ का घर था, तो ये तो होगा नहीं मनोज काका जी, मनोज काका जी, ये तो होगा नहीं। अब देखिए, इस वजह से संभल के उस मोहल्ले में कार्रवाई ना की जाए कि वो आसिफ का घर है और आसिफ नाम है, तो इसीलिए उसको आजादी मिल जाए कि खंबे पे 50 तार लटका दे या दर्जनों मीटर लगा दे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना मनोज काका जी, ये तो नहीं होगा। धर्म के आधार पर ये तो नहीं है ना, छूट दे दी जाए कि आप चोरी करें। शिवम त्यागी जी भी मुझे दिख रहे, हमें ज्वाइन कर गए। मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ मनोज काका जी। शिवम त्यागी जी, फिर आरोप लग गया आप लोगों पर, संभल को छोड़ते काहे नहीं है। समाजवादी पार्टी कहती है कि संभल के जरिए आप समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं ताकि मुद्दों से ध्यान भटका सके। प्राची जी, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा संभल में किस तरीके से जो कब्रिस्तान की जगह थी उसको कब्जाया हुआ था, तो वहां पर जो है उसके मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए पटवारी वहां पर पहुंचे और तमाम पूरी एक व्यवस्था वहां पर पहुंची और उन्होंने कहा कि भाई हमें इसका मेजरमेंट लेना है, हमें इसकी माप करनी है, आप कृपया करके हमें परेशान ना करें और हमें अपना काम करने दें। जबकि कमाल की बात यह है कि कुछ विशेष समुदाय के ही वहां पर घर थे और कब्रिस्तान भी विशेष समुदाय का ही था। अंततः क्या हुआ कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, जबरदस्त पुलिस प्रशासन लगाना पड़ा, पूरी तरीके से सिक्योरिटी करनी पड़ी, चीजों को सैनिटाइज करना पड़ा, पत्थरबाजी हुई। आज यही स्थिति यहां पर जो है संभल में इस चीज को लेकर हो रही है, बिजली चोरी के मामले में ऐसी हो रही। अब कोई सलमान है या फिर इसके अलावा हबीब है या फिर इसके अलावा कोई भी है, खुर्शीद है, तो नाम देख के तो कार्रवाई होगी नहीं, और ये भी देखकर कार्रवाई नहीं होगी कि ये संभल है और संभल के ये मुस्लिम है, और काका जी को नाराजगी हो जाएगी, अखिलेश जी को नाराजगी हो जाएगी, आजम खान को नाराजगी हो जाएगी, तुष्टिकरण उनका हो नहीं पाएगा और वो देश में जो है इस एजेंडा को चलाएंगे तो कार्रवाई ना करें हम। ऐसा नहीं हो सकता। ये उत्तर प्रदेश है, चाहे सलमान हो या शिवम, कार्रवाई बराबर होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे संभल हो या शामली, कोई शहर बचेगा नहीं, और जहां पर है ईमानदारी से रहने वाले लोगों के लिए सब कुछ है। लेकिन अभी तो आपका बुलडोजर भी संभल में ही चल रहा है, अभी तो बिजली चोरी भी संभल में ही पकड़ी जा रही है, तमाम अवैध कब्जे भी संभल में ही नजर आ रहे हैं। बाकी किसी और शहर की तरफ, किसी और जिले की तरफ आपकी निगाहें घूम ही नहीं रही हैं। अभी मनोज काका जी कह रहे थे कि कितने बीजेपी समर्थित लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, वहां तक आप जाते ही नहीं है, ड्रोन भेजते ही नहीं है। अब मैं तो जानता नहीं, मनोज काका जी के पास कोई डिटेल हो, कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो, या फिर लोगों के घर की दीवारों पर चढ़ चढ़ के मनोज काका ही बिजली चोरी चेक कर रहे हो, तो वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन दूसरा एक और भी चीज है, एक्चुअली आपका कैमरा संभल में है, इसलिए आपको लग रहा है कि कार्रवाई वहां पर हो रही है। अवैध जितने भी कब्जे हैं, बिजली चोरी की जो प्रक्रिया है, वो पूरे देश में उसको पकड़ने को लेकर सरकार हमेशा तत्पर रहती है और इस तरह की कार्रवाई लगातार होती है। शिवम जी, मेरा कैमरा तो हर जगह पहुंच जाएगा, जहां जहां कार्रवाई करेंगे आप कार्रवाई करिए तो सही, मेरा कैमरा तो हर जगह पहुंच जाएगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगी दिखाने के लिए। अगर आप इतनी बड़ी बिजली चोरी कहीं और पकड़ेंगे तो मैं खुद दिखा दूंगी। खैर, शादाब चौहान जी मुस्कुराए मेरे इस बात पर। अब अगला प्रश्न शादाब चौहान जी आप ही के लिए है, सीधा प्रश्न है, मनोज काका जी ने तो जवाब दिया नहीं था, अब आप दे दीजिए। बिजली चोरों को पकड़ा जाना चाहिए या नहीं?
बिजली चोरों को पकड़ा जाना चाहिए, माफियाओं को पकड़ा जाना चाहिए, अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी को मैं दोहरा रहा हूं, अंबेडकर जी ने कहा कितना भी अच्छा कानून बनवा लो, अगर उसको पालन करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंत में कानून बुरा ही साबित होगा। आप टारगेट करके आप ये चिन्हित कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जगह पर बिजली चोरी हो रही है, कितने बिजली चोरी के मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में। सरकार पहले उसका एक आंकड़ा जारी कर दे। फिर ये कहते हैं कि वैध और अवैध धर्मस्थलों पर जब कार्रवाई करते हैं तो एक ही आंकड़ा जारी कर दे कि कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने चर्च सरकारी भूमि पे बने हुए हैं। सरकार वो आंकड़ा जारी कर दे, समान प्रक्रिया के रूप से कार्रवाई। लेकिन संभल के नाम पर आप 2027 लड़ना चाहते हैं, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके पास विषय तो है नहीं। क्योंकि आपने अभी आईपीएल में देखा शाहरुख खान के नाम पे ब्रांडिंग की गई, और जबकि जूही चावला भी उसमें थी। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट की सहमति से वो प्लेयर आया था। अब बांग्लादेश बोल रहा है कि मैं अपने प्लेयर्स को नहीं भेजूंगा। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो क्रिएट करने का काम किया जाता है, और राजनीतिकरण कितना तामझाम। ऐसा लग रहा है मतलब शादाब चौहान जी ये कह रहे हैं कि बिजली चोरों को पकड़े लेकिन संभल में ना पकड़े, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं बिजली चोरों को पकड़े लेकिन आसिफ का घर था इसलिए वहां पर दाखिल ना हो, ये कह रहे हैं आप? प्रॉब्लम ये है कि जब आरोपी का नाम अंकित होगा तो कार्रवाई का तरीका दूसरा होगा, और जब आसिफ होगा तो कार्रवाई का तरीका दूसरा होगा। अरे आप ये बहुत बार कहते हैं शादाब जी। आज आइए चलिए दूध का दूध और पानी का पानी कर ही लेते हैं। आज आपको विस्तार से मौका देती हूँ। आज बिल्कुल एकदम पर्दाफाश कर दीजिए शिवम त्यागी जी की पार्टी का और उनकी सरकार का। एक कोई ऐसा मामला बता दीजिए बिजली चोरी का ही, जहां एक खंबे पर 50-60 तार लटके हों, दर्जनों मीटर लटके हों, और वहां प्रशासन गया हो और चूंकि उसका नाम अंकित है तो वापस लौट आए हो बैरंग। नहीं, प्रशासन जाता ही नहीं है, गया हो नहीं, जाता ही नहीं है। कोई आंकड़ा तो होगा। अरे तो कोई उदाहरण तो होगा ना। प्राची जी शादाब जी, अगर ये आरोप लगा रहे हैं आप तो कोई आधार, कोई उदाहरण तो होगा ना शादाब जी के पास। मेरे पास तो तस्वीर है, मैं तस्वीर के आधार पर सवाल पूछ रही हूँ, आप उदाहरण के आधार पर सवाल पूछिए। मैं आपके सवाल पूछूंगी शिवम त्यागी जी से अभी और इसी वक्त। बिल्कुल प्राची जी, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में तो ये हाल इन लोगों ने बना करके रख दिया, इनके समर्थकों ने, कि अगर प्राची पराशर शादाब चौहान को अपने बर्थडे में बुला लेंगी तो गुंडे जाकर के वहां गुंडागर्दी करेंगे। माहौल तो ऐसा भी बन रहा है शादाब चौहान जी, प्राची पराशर तो शादाब चौहान को अपने डिबेट में बुला रही हैं और पूरा समय दे रही हैं। माहौल तो ये है, लेकिन माहौल तो बरेली में ये बनता है, माहौल तो बरेली में ये बनता है कि मुस्लिम समुदाय का कोई शख्स हिंदू समुदाय को अपनी बेटी की शादी में बुला ले तो उसका बाइकॉट हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान रखिए जरा शादाब जी। माहौल तो बड़ा अच्छा है, माहौल तो बड़ा अच्छा है। यहाँ शिवम त्यागी भी बैठे हैं, कासमी साहब भी बैठे हैं, शादाब चौहान भी बैठे हैं और मनोज काका, और डिबेट कर रही है प्राची पाराशर। तो बड़ा अच्छा माहौल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कासमी जी, यही तो भारत की खूबसूरती है, जिसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम सब लोगों के विचार अलग होते हैं। ये खूबसूरती मुझे तो नजर आ रही है। अब जो बचा हुआ है उसे और क्या बचाना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पूछ लेती हूँ मुफ्ती वजाहत कासमी जी से, उनको भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, संभल में क्या जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है जैसा शादाब जी कह रहे हैं कि चूंकि उसका नाम आसिफ है, संभल का एक मोहल्ला है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसीलिए वहां बिजली चोरी दिखी, बाकी कहीं नहीं दिखती? प्राची जी, मैं जब से पिछले कई घंटे से ये देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पर कि भाई बिजली चोरी संभल में हुई, ये बहुत बड़ा एक पूरा रैकेट, पूरा गिरोह पकड़ा गया है और बहुत बड़ी चोरी है, छोटी मोटी चोरी नहीं है। जो देश, जो प्रदेश तरक्की की दौड़ में इतना आगे हो कि आज 24 घंटे बिजली दी जा रही हो और फिर वहाँ बिजली चोरी की इस्तेमाल करें, और फिर जुल्म की बात की है वो भी अल्लाह के घर में, इबादत खाने में, मस्जिद में। तो ना तो अब तक मैंने किसी पैनलिस्ट की जुबान से ये सुना कि कितनी नाजायज बात है। अब तक तो मैं इस टेंशन में था कि चोरी हुई, बहुत बड़ी चोरी हुई, लेकिन मुझे आपके चैनल पे बैठ के हंसी बहुत आ रही है। मैंने देखा कि चोरों की हिमायत भी इतने खुलेआम, वो भी एक नेशनल टेलीविजन पर लोग कर सकते हैं, ऐसा गिरोह मैंने पहली बार देखा है। इसलिए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ, जितनी सजा दी जाए कम है और डबल सजा दी जाए थोड़ा, चूंकि अल्लाह का घर एक इबादत खाना, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, गिरजा, जो भी हो, क्या वहां चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा सकती है? दुनिया का कोई मजहब है ऐसा जो ये कहेगा कि आप चोरी की बिजली मंदिर में, मस्जिद में इस्तेमाल कर लीजिए? और मैं ये अकेली बात नहीं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुसलमानों ने इस देश में ये धारणा बनाने की कोशिश की कि मदरसों में और मस्जिदों में केवल डाल करके बिजली चला ली जाए, ये तो सरकार की बिजली है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। मैंने सैकड़ों जगहों पर देखा
और मैंने बराबर विरोध किया और आज आपके चैनल पर कह रहा हूं ये हराम है, ये नाजायज है, ये जुल्म की बात है। ना ऐसी चोरी के बिजली की जगह नमाज होती है, ना वजू होती है, ना गुसल होता है, ना वो पानी इस्तेमाल करना चाहिए, ना वो बिजली पंखे इस्तेमाल करने चाहिए। और क्या 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 कोई मुसलमान वहां श्रम से डूब नहीं मरा? भाई संभल का मुसलमान श्रम से डूब नहीं मरा कि मस्जिद में चोरी करा ली। कहा गया था वहां का इमाम, कहा गए थे वहां के आसपास के ईमानदार मुसलमान और हाजी के मस्जिद में चोरी करा करके बिजली की और नमाज पढ़ रहे थे, वो वहां इबादत कर रहे थे। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। डबल कार्रवाई होनी चाहिए, डबल, सिंगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रदेश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस्लाम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने कहा चोरी होनी चाहिए? अरे भाई कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी महंगी बिजली है, प्रदेश कैसे कैसे करके अपने लोगों को बिजली दे रहा है और ये चोरी कर रहे हैं बिजली की, और वो भी पूरा रैकेट। घरों को भी बिजली फ्री, मस्जिद को भी फ्री और सबको फ्री। अरे भाई कौन सा बड़ा काम अंजाम दे रहे थे? चोर है, ऐसे लोगों की सजा जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए और खुलेआम होनी चाहिए ताकि लोग इस तरह की हरकत ना कर सके। मुझे शर्म आ रही है कि ऐसी जगह यानी बिजली की चोरी करके मस्जिद में इस्तेमाल की गई है। बोले वजाहत साहब कह रहे हैं कि चोरी की बिजली नहीं होनी चाहिए और अवैध जगह पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वजाहत साहब एक पिटीशन डालें, आरटीआई डालें कि कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सरकारी भूमि पर हैं, उन सबको हटाया जाए और कितनी जगह पर कनेक्शन है बिजली का, कितनी पर नहीं है। उसके बाद प्राची जी, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम की रूह से बता रहा हूं, मैं एक आलिम हूं, इस्लाम की रूह से बता रहा हूं, मस्जिद नहीं होना चाहिए। मुझे सबका ठेका नहीं है, मुझे सब चीजों का ठेका नहीं है। मस्जिद और मदरसे इनलीगल जगह पर नहीं होने चाहिए, कब्जे की जगहों पर मस्जिद और मदरसे नहीं होने चाहिए, बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए। मैं इस्लाम की रूह से बता रहा हूँ, सबका ठेका नहीं है मेरे पास। मैं तो दोनों से मैं तो शादाब जी आपकी राहें आसान कर रही थी, लेकिन आप चाह ही नहीं रहे मैं आपकी मदद करूं। मैं मदद कर रही हूं आपकी। कासमी साहब चलो ठीक है, उन पर तो आप आरोप लगा देते हैं कि एक तरफा बात करते हैं। ये आपको तो सबकी चिंता है ना। आपने कितनी पिटीशन लगाई, या यूपी में कितनी जगह आपने ऐसा पाया कि ये सरकारी जमीन पर मंदिर है तो इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया, सरकारी जमीन पर मदरसा है तो बुलडोजर चल गया? बताइए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल प्राची जी, मैं ये चाहता हूं कि जहां जो धर्मस्थल बन गया वो बना रहे। मैं पिटीशन लगाकर ना मंदिर गिराने का समर्थन, फिर बात बदल दी आपने, बात बदल दी आपने शादाब जी। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसकी वजह है कि इन्होंने हजारों जगह मस्जिद मदरसों के और मज़ारों के नाम पर कब्जा किया है। शादाब जी अगर जगह मस्जिद मदरसे और मज़ारों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो भाई कार्रवाई होगी। वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च है, कोई उदाहरण हो तो बात करिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। जवाब ले लेती हूँ शिवम त्यागी जी से, फिर मनोज काका जी आपके पास आऊंगी। रुके अब शादाब जी, उदाहरण होता तो देखिए बड़ा आसान होता शिवम त्यागी जी से सवाल करना। आप उदाहरण दे नहीं रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं फिर भी पूछ लेती हूँ आपने जो कहा। शिवम त्यागी जी, आरोप ये है ये सब कार्रवाई इस वजह से होती है, संभल का जिक्र इस वजह से होता है क्योंकि आप लोगों को असल मुद्दे पर बात नहीं करनी, मुद्दे भटकाने हैं, अपनी नाकामियां छिपानी है, इसलिए बार बार संभल को ले आना है। नहीं प्राची जी, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको मुद्दा बनाने का भी विषय है। पता नहीं क्यों लोग इतने परेशान हैं, क्यों इस बात को लेकर इतने नाराज हैं, क्यों इस बात को लेकर इतना तूल दिया जा कार्रवाई हो रही है। आप इसका मुद्दा ही ना बनाएं, ये मुद्दा अपने आप ही नहीं बनेगा। हम तो विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं, विधिवत हर जगह कार्रवाई हो रही है, पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, ड्राइव चलती है। लेकिन इस स्तर पर अगर बिजली चोर सांसद पकड़ा गया, उस पर भी केसेस दर्ज, उनके ऊपर भी जो है 1.5 किलोवाट से ज्यादा 26 से ज्यादा एसी चल रहे हैं और तमाम सारी चीजें हैं, उन पर भी बिजली चोरी में आरोप है। ये तो प्रॉब्लम है इनकी, भाई क्या करें, मुर्गी चोर, बिजली चोर, ये सब कहानी चलती रहती है इनकी। लेकिन अगर आपको मैं लौट रही हूँ शिवम जी, आपका कनेक्शन टूट रहा है, मैं आपके पास आऊंगी और पूछूंगी आपसे कि क्या आसिफ नाम देखकर या बर्क नाम देखकर आप लोग अंदर जाते हैं या ऐसी शिकायत के आधार पर जाते हैं? अब मनोज काका जी, प्रश्न बड़ा सीधा सीधा सा है और प्रश्न सिर्फ इतना ही है, चोरी को चोरी कहना क्या गलत है? इसे बार बार धर्म से जोड़ना, इसे बार बार मजहब विशेष से जोड़ना क्या सही है? क्या मैं इसे ऐसे नहीं कह सकती कि संभल में जो हो रहा है भाई वो गलत था, पुलिस ने या प्रशासन ने कार्रवाई की ठीक है, पूरे सूबे में ऐसा ही होना चाहिए?
बिल्कुल प्राची, आप कह सकती हैं और आप कह रही हैं, इसके लिए आपको साधुवाद और बधाई। मैं फिर कह रहा हूं, कितना साधारण शब्दों में मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी हर तरह के चोरी का, चाहे वो बिजली का चोरी हो, चाहे वो आरक्षण का चोरी हो, चाहे वो पीडीए समाज के हक हकूक का चोरी हो, चाहे वो कोडीन में जहर मिलाने वाली चोरी हो, हर तरह के चोरी का समाजवादी पार्टी पुरजोर मुखालफत करती है। और सबसे ज्यादा चोरी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभागों में हुई है। 14,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। उस चोरी पर कब हम लोग डिबेट करेंगे और कौन विभाग कितना बिल पे कर दिया। सबसे ज्यादा चोरी तो उत्तर प्रदेश के सरकार के विभागों में हुई है। उस पर मुख्यमंत्री जी को स्वयं जवाब देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 3x660 का एक भी क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाए। जो भी बिजली में उत्पादन का काम हुआ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ। अब वो मुख्यमंत्री करें क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के घरों का हक चोरी हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगा करके बल्ब जलाने के बिजली बिल 1-1 लाख रुपए आ रहा है, तो गरीबों का हक कौन चोरी कर रहा है? उस पर भी डिबेट होनी चाहिए। किसी भी तरह के चोरी, किसी भी तरह के अपराध, किसी भी तरह के तुष्टीकरण, किसी भी तरह के अन्याय के हम लोग खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक नहीं है। यानी बड़ा सीधा है मनोज काका जी, आपकी बातें सुनकर और आपकी गंभीरता को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आपको संभल में जो कार्रवाई हुई है वो अच्छी लग रही है। न्याय का प्रतीक मनोज नहीं काका मान जी, सकते। मनोज काका जी, आपकी संवेदनशीलता, आपकी गंभीरता और आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। योगी की पुलिस ने या प्रशासन ने संभल में जो कार्रवाई की है वो अच्छी लग रही है ना आपको? ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। देखिए, योगी की पुलिस जी, जो भी योगी की पुलिस और योगी का जो विभाग जो अच्छा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कोडीन से सारे लोग मर गए। वो मुख्यमंत्री जी के सब स्वजातियों का संरक्षित गिरोह है। हमें उस पर तो बहुत पीड़ा हो रही है। इंदौर में लोग पानी पी के मर रहे हैं, दिल्ली में लोग हवा से मर रहे हैं, उस पर भी हमें पीड़ा है। हम समाजवादी लोगों को तो पूरे राष्ट्र की पीड़ा है। और जो इनका वो पकड़ ले रहा है, एक पीड़ा का निवारण हुआ करता है। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एक बार में एक पीड़ा का निवारण हुआ करता है। तमाम मुद्दों पर एक साथ चर्चा मैं तो समग्रता से बात कर रहा हूं कि प्राची का इतना बड़ा संवाद है तो सारे पीड़ाओं का निवारण हो जाए। ना मनोज काका जी, ना अगर ऐसे जल्दबाजी करेंगे एक ही बार में तमाम पीड़ा का निवारण निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो दर्द रह जाएगा। एक बार में एक पीड़ा का निवारण करिए। ड्रोन से एक बार में एक पीड़ा का निवारण करिए। न जाने ऐसा क्या हो गया मनोज काका जी की संभल में जो कार्रवाई हुई है उस पर स्वागत करने में आपके शब्दकोश खत्म हो जा रहा है। आपको तमाम मुद्दों की मैंने पूछा तस्वीर दिखाकर संभल की, तो आप सिरप पर चले गए। उस पर खूब चर्चा की है, खूब डिबेट किए हैं और संतुष्टि रखी है। इंदौर पर भी खूब डिबेट की है। शिवम त्यागी जी, जवाब दे दीजिए जो मनोज काका जी कह रहे हैं। नहीं, आपने करा क्या उससे मुझे पूरा भरोसा है हम सभी को, पार्टी को हमारे कि आप मर्माहत। मैं आपके बीच में नहीं बोला मनोज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अभी रुके, मैं लौटकर आज के मुद्दे पर आती हूँ। मैं नहीं जाती सर, मैं इधर उधर दूसरे मुद्दे पर नहीं जाती, मैं आज के रिलेवेंट मुद्दे पर ही रहूंगी। अभी बोले शिवम त्यागी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खासतौर पर उन्होंने कहा कि थर्मल पावर प्लांट नहीं बने, तो जवाहर थर्मल पावर प्लांट बना, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट बना, ओबरासी थर्मल पावर प्लांट बना और इसके अलावा ललितपुर भी बना। और उनमें से 3 जो ऐसे थे जो अधूरे थे उनको पूरा करके 660 मेगावाट बिजली जो है प्रोड्यूस करने का हमने काम किया। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाली सरकार है, जाहिर है नए नए प्रोस्पेक्ट खोज रही है। ये बीच में नाराजगी क्या है? ये क्या चिल्ला चिल्ली है भाई? आपके बीच में कोई बोला क्या? अपने समय में पूरा नहीं पड़ता क्या दूसरों के बीच में भी बोलना? अब आगे आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। मनोज काका या अखिलेश यादव या इसके अलावा आजम खां, अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो भैया कितना भी कुछ कहते रहो, वो रुकने वाली नहीं है। ना तो ये सपा की सरकार है, ना यहां किसी को धर्म के आधार पर स्पेशल प्रिविलेजेस है, ना किसी को धर्म के आधार पर छोड़ा जाएगा, ना किसी को पावर के आधार पर छोड़ा जाएगा कि वो सांसद है फलाना पार्टी के तो इस वजह से छोड़ दो, या वो किसी वर्ग के बेटे हैं तो इस वजह से छोड़ दो। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मास लेवल पर जो भी प्रदेश की संस्थाओं के साथ ये हिंदू मुसलमान का है भाई, हमने तो नहीं कहा, हमने तो बिजली चोर पर कार्रवाई करी। आपको उसमें मुसलमान दिख गया तो क्या करें? हम तो नागरिकों की बात कर रहे हैं। हम कब्जाधारी पर कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, आपको उसमें भी मुसलमान दिखाई दे जाता है। बताओ क्या करें? आप हिंदू मुसलमान करें क्या? अरे आपको करें क्या? आपको तो ये लगता है कि मुसलमानों पर कार्रवाई मत करो, बस हिंदुओं पर कार्रवाई करो।
मनोज काका अपने घर पे बुलडोजर चलवा लेंगे, लेकिन अगर कोई गलत मुसलमान है उस पर नहीं चलने देंगे। गजब बात हो गई भाई। आपका ड्रोन जो गलत है उस पर तो कार्रवाई होगी। आपका ड्रोन कहां? बस करो भाई, इतना तुष्टिकरण में मत आओ, इतना तुष्टिकरण में मत आओ। आतंकवादी वो नागरिकों के अधिकार के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। रुक जाए नागरिक ये देखिए पहलगाम मैं आऊंगी, इन विचारों के आप बस के टॉपिक पे रहना ही नहीं है। आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास। शिवम त्यागी जी को जवाब देने दीजिए। भाई मनोज काका जी को इंटरेस्ट आप लोगों के ड्रोन में है, ये ड्रोन संबल में क्यों चलता है? नहीं है, दूसरे में जंप करना है। बोले बोले। क्योंकि बिजली चोर अभी वहां फिलहाल है, क्योंकि वहां का सांसद, सपा का सांसद बर्क का बेटा जो छोटे बर्क है वो बिजली चोर है, क्योंकि एक स्थायित्व तरीके से बनाकर, एक गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर बिजली चोरी हो रही है। तो जहां चोर होंगे वही चोरी पकड़ी जाएगी। क्या करें भाई उसमें? अब वो मुसलमान है तो मनोज काका कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझसे ले लो पैसे, मुसलमानों को मत छेड़ो, समाजवादी दे देगी सारा बिल, मुसलमानों को मत छेड़ो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि इसको हिंदू मुस्लिम विषय बनाने की आवश्यकता है नहीं। अगर किसी पर विधिवत कार्रवाई हो रही है तो वो होती रहेगी। और इसमें मुझे लगता है कि ये हर जगह अपना वोट ढूंढ लेते, आतंकवादियों को कोर्ट से छुड़ाने ये पहुंच जाए, उनको जो है बचाने ये पहुंच जाए, गुंडे गैंगस्टर्स को बचाने ये पहुंच जाए। इनको बस एक चीज चाहिए, सामने वाला मुसलमान होना चाहिए। शिवम त्यागी जी, चलिए आप भी कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जिससे आप लोगों की नीयत साफ हो जाए, जिससे आप लोगों की मंशा बड़ी साफ हो जाए। इनके पास तो अनगिनत मामले हैं गिनाने के, आप ही बता दीजिए। ये संभल के अलावा या आसिफ के अलावा, सलमान के अलावा कोई आप भी उदाहरण बता दीजिए जिनके घर में जाकर आपने बिजली चोरी पकड़ी हो, या बुलडोजर चला दिया हो ताजा ताजा अभी पर, या एनकाउंटर में किसी को ढेर कर दिया हो। प्राची जी मैं क्यों बताऊं, एक बात तो बताइए मुझे। अगर चोरी सलमान कर रहा है तो बैलेंस करने के लिए सरकार को शिवम का डालने की जरूरत क्या है और क्यों है? जो चोर है वही पकड़ा जाना चाहिए। अब एक सलमान चोरी करते हुए पकड़ा, नहीं ये तो सोशल फैब्रिक खराब हो जाएगा, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। शिवम का भी नाम डाल दो फर्जीवाड़े में। शिवम आप ये कह रहे हैं कि जो सलमान है वही चोरी करेगा? मुंबई में नहीं, जो सलमान है वही चोरी करेगा, सिर्फ इसलिए कह दिया था कि मस्जिद में भी ब्लास्ट हुआ है ताकि कम्युनल टेंशन ना बढ़े। ऐसा नहीं हो सकता। मनोज काका जी और उनकी पार्टी, ये आपने कैसे तय कर लिया कि सलमान है वही चोरी करेगा और अंकित है तो चोरी नहीं करेगा? नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने ये नहीं कहा। कोई भी चोरी कर सकता है प्राची जी, शिवम भी चोरी कर सकता है, सलमान भी चोरी कर सकता है, लेकिन फिलहाल सलमान चोरी कर रहा है तो उसी का नाम आएगा। जबरदस्ती शिवम को नहीं आना है और उसको उस जगह पे लाना भी नहीं है। क्यों कहना है भाई? कोई बैलेंसिंग एक्ट थोड़ी चल रहा है कि एक मुसलमान के घर में चोरी पकड़ी गई तो चलिए एक काम करें, हिंदू के घर में जबरदस्ती छापा मारने क्यों मार दे भाई? जो चोर है बिना धर्म के उसको पकड़ा जाना है, बात खत्म हो गई। ये विषय क्यों बनाते हैं? चोर पर कार्रवाई करना, इसमें कहां धर्म और मजहब आ जाता है, या इसे बैलेंस करने की जरूरत क्या है? देखिए प्राची, वैसे तो जवाब आप ही ने ठीक उनको दिया है, आपने पकड़ ली थी वो बात, लेकिन अपने बात से वो हो गए कि नहीं हमको बैलेंस नहीं करना है। इनको भारत का जो सलमान है, वो भारत का जो सलमान जो गरीब है, जो गुरबा है, जो काम कर रहा है, अपना जीवन चला रहा है, उससे नफरत है। लेकिन सऊदी के जो प्रिंस है सलमान मोहम्मद बिन सलमान, उनसे नफरत न मोदी को है न बीजेपी को है, उससे खूब गले लगाते हैं। भारत के मुसलमानों से नफरत करनी है क्योंकि यहां पर इनको वोट का तुष्टीकरण करना है, धार्मिक उन्माद फैलाना है, धार्मिक गोलबंदी करनी है, क्योंकि इनका विकास के नाम पर कुछ है नहीं। 11 साल की मोदी जी की सरकार, 9 साल की योगी जी की सरकार, बताने को कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर पेपर लीक है, उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर पेपर लीक है, विकास के नाम पर सड़कों पर सांड है, यही है इनका। तो आप ये क्या करेंगे? और अगर बताने को कुछ होता तो बताते। मैंने अनेक बार आपसे कहा, आप तक जरूर बात आई होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में बल्ब जलाने और पंखा चलाने वालों को स्मार्ट बिजली के मीटर से लाख लाख रुपए की बिजली आती है। ठीक है, यानी सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार के पास अधिकार नहीं है कि सामने बिजली चोरी हो रही है तो उसको पकड़ ले। क्योंकि अगर बिजली चोरी पकड़ ली और वो आसिफ का घर निकला तो फिर मनोज काका जी कहेंगे तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, कहेंगे ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण। मुझे ऐसे तो नहीं होता ना मनोज काका जी। मनोज काका कहेंगे ना, कोई संवैधानिक हम नहीं कह रहे हैं। आप जबरदस्ती अपनी बात हमारे मुंह में कह क्या रहे हैं मनोज काका जी? हम तो कह रहे हैं कि किसी भी चोर को चोरी के आधार पर, दोष के आधार पर उसको सजा दीजिए। मुसलमान होता है क्या? गजब बात हो गई। गरीब गुरबा होता है, उसमें जाति और धर्म क्यों ढूंढना है भाई? क्या हिंदू गरीब गुरबा नहीं है? वो तो दिखाई नहीं दे रहा आपको।
गजब बात है, बिजली चोर है तो उसको गरीब गुरबा बना दो। अरे आपका सांसद जो मर गया वो गरीब गुरबा हो गया। भारत के मुसलमानों को देश के प्रधानमंत्री जी कब गले लगाएंगे जरा बताइए। जितना हास्य और जितना भाव से मोहम्मद बिन सलमान को सऊदिया के प्रिंस को गले लगाते हैं, भारत के मुसलमानों का तो कपड़ा देख के प्रधानमंत्री जी पहचान जाते हैं। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए साहब हैं जो आपके इस बात का जवाब दे देंगे। भाई चूंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि सऊदी के प्रिंस को गले लगाते हैं, कासमी जी क्या नफरत का सामना करना पड़ता है आप लोगों को या देश के मुसलमानों को सरकार की तरफ से? देखिए प्राची जी, नफरत तो बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूं कि मुसलमान ने मोदी जी को, योगी जी को बहुत करीब से देख लिया है, समझ लिया है, और जिस तरह की राजनीति कांग्रेस और उसकी बी टीमें करती रही नफरत की, वो खत्म हो चुकी है। और सोशल मीडिया का दौर है और आप तो बहुत बड़े चैनल पर बैठी हैं, आपने देख भी लिया होगा कि मुसलमान कितनी तेजी से मोदी जी को, योगी जी को, सभी को खुद से गले लगा रहा है। और फिर पिछले 11 सालों में मैं एक योजना, बहुत लंबा टाइम चूंकि मुझे नहीं है इस टीवी पर बोलने के लिए, अभी शो आपका थोड़ी देर का होता है, एक योजना मात्र बता दे काका जी, मोदी जी की बता दे, योगी जी की बता दे, उनकी मर्जी है कि जिसका लाभ मुसलमानों ने देश के ना उठाया हो। आज मुसलमान तरक्की की दौड़ में शामिल है और देश को तरक्की की तरफ जाते हुए उसमें हल्का सा कांधा लगा रहा है। तो क्या मनोज काका जी और उनकी पार्टी खुश नहीं है मुसलमानों से? और सुनिए, मेरे अंदर है इतना दिल जिगर, मैं कहूंगा कि संभल के एसएसपी और वहां के डीएम को मुबारकबाद है, वहां के बिजली डिपार्टमेंट को मुबारकबाद है। प्राची जी जाकर के देखिए, आप उन बारीक गलियों में जा भी नहीं सकती है। उन्होंने कैसे कैसे उस बिजली चोरी को पकड़ा होगा, उनकी पीठ थपथपाइए कि वो सरकार में, यानी सरकार ऐसे लोगों को सामने ला रही है जो प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। काका जी, ये सबका नुकसान है, ये हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, पूरे स्टेट का नुकसान है बिजली चोरी करना, चाहे वो चोर हिंदू हो चाहे चोर मुसलमान हो। फिलहाल जो चोर पकड़ा गया वो चोर है, इसलिए हम उसका मजहब नहीं देखेंगे, हम ये कहेंगे कि उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सारा मुसलमान देश का वो मोदी जी से भी प्यार करता है और योगी जी से भी प्यार करता है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये कि कितने गजनवी आए और कितने गजनवी गए, ये सवाल सोमनाथ मंदिर को लेकर है। सोमनाथ मंदिर आज भी अपनी विरासत को समेटे हुए है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी पर एक आर्टिकल लिखा। सोमनाथ मंदिर को मां भारती की आत्मा का उद्घोष बताया। मोदी ने लिखा कि सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और 11 मई 1951 को यह मंदिर फिर से भक्तों के लिए खोला गया। उस वक्त हुए समारोह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस समारोह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन सोमनाथ की विरासत आज भी अपनी कहानी कह रही है। आज बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि जो कुछ गजनवी ने किया सोमनाथ में वो पैसा लूटने के लिए किया, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि यह दावा जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया था। इसी किताब में गजनवी को कला प्रेमी बताए जाने पर भी सवाल बीजेपी ने खड़े कर दिए और कहा कि आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे में अब सोमनाथ को लेकर सियासत हो रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका इंडिया टीवी पर। सर सवाल यही है, इतिहास पढ़ने, समझने और जानने की चीज है, लेकिन इतिहास को सियासत का हथियार बनाकर उस पर सियासत करना कहां तक जायज है? देखिए प्राची जी, बिल्कुल सही बात है। इतिहास ईमानदारी से देखा जाना चाहिए, ईमानदारी से समझा जाना चाहिए, मगर उस पर सियासत तब होती है जो मैंने उदाहरण दिया। यदि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं कि महमूद वॉज जस्ट ए वॉरियर एंड हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज मोर मोटिवेटेड, मतलब मैं हिंदी में कह देता हूं कि वो एक केवल योद्धा था और भारत पर आक्रमण का उद्देश्य केवल उसका लूट करना था और धन, वही जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने समझाने का प्रयास किया कि मंदिर में धन था, जबकि उसके साथ आए हुए इतिहासकार उत्बी ने अपनी किताब तहरीक यामनी जो उस समय में लिखी गई है उसमें वो उल्लेख करता है जब मंदिर पे कब्जा हो गया और उसके पुजारियों ने और राजा ने आकर कहा कि साहब ये मूर्ति को खंडित मत करिए,
इसके बदले में हम लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं। उसके तमाम सलाहकार इस मत के बने कि हमें ये कर लेना चाहिए, पर उस समय महमूद कहता है कि मैं ये ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, यानी मूर्ति भंजक के रूप में, मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक बुत फरोश के रूप में, यानी मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी करने वाले, ट्रेड करने वाले किसी नीच आदमी के रूप में ना जाना जाऊं। पूरा डिमोलिश हो जाता है। अब मैं कहता हूं इस चीज का महत्व, तो मैं कहना चाहता हूं अगर आपने उस जमाने में लिखा, जिस जमाने में नेहरू जी ने लिखा, इसका उल्लेख क्यों किया? अगर किया तो पूरा क्यों नहीं किया, और किया तो उसको बचाने का प्रयास क्यों किया? और यह पीछे एक विधिवत उद्देश्य था, इसमें राजनीतिक एंगल है। वो इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला कि 1835 में मैकॉले एक विचार लेके आया था और 2035 में 200 साल पूरे होंगे। अभी 10 साल का वक्त है हमारे पास उस मैकॉले की मानसिकता से बचने का। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक मामले में ये जो विषय है, किसी को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को बहुत अटपटा लग सकता है, आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ा हमारे लिए संघर्ष का विषय है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? आजादी में तो ऐसा था जैसे आप जेल में थे और जेल से बाहर निकलना था, और बाहर निकल के कोई व्यक्ति दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता। पर इस समय की स्थिति वो है कि उनको मैकाले की ड्रग्स ली हुई, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो। भारतीय बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक वर्ग है जो मैकाले और मार्क्स की मैरिजुआना से ग्रसित है। तो जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है उसको वही अच्छा लगता है, और वो ड्रग छोड़ना नहीं चाहता, वो हकीकत को देखना नहीं चाहता। इसलिए यदि महान भारत बनना है, विकसित भारत बनना है, तो वो स्वाभिमान के साथ सत्य का साक्षात्कार करते हुए बनने की आवश्यकता है। इसलिए इसकी और एक और इसका मैं अर्थ बता दूं। आज के समय जो मैंने अपनी बोला भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोग कहेंगे आज क्यों कॉन्टेक्स्ट ला रहे हैं साहब? डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई 2025 को बोला था, वे लोग बहुत बोलते थे। तो उसने क्या बोला? उसने कहा भारत पाकिस्तान का संघर्ष 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष कौन से थे भाई? तब तो किसी ने नहीं कहा 78 साल पहले बने हुए देश का 1000 साल का संघर्ष कैसे हो गया। अब वो 1000 साल के संघर्ष का मतलब आज 1000 साल पूरे हुए हैं सोमनाथ के मंदिर के विध्वंस के, और पाकिस्तान उसको अपना आइडियोलॉजी मानता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम गजनी रखता है, एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर रखता है, गौरी रखता है। यानी ये साफ बात है कि आज की राजनीति में, आज की राष्ट्रीय सुरक्षा में इन चीजों का उतना ही बड़ा महत्व है जितना हमारे धर्म संस्कृति के राष्ट्रीय गौरव और उस पे हुए आघात को समझने के लिए। ठीक है सुधांशु जी, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि वो कला प्रेमी था, गजनवी के बारे में बताया कि वो कला प्रेमी था, मथुरा के मंदिरों को देखकर वो कितना हतप्रभ हो गया था। और आपका कहना यह है, और जो किताब में है भी नहीं, कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि उसने फिर विध्वंस का ऐलान कर दिया था, उसने ये आदेश जारी कर दिया था कि इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन किसी ने तो लिखा ना सुधांशु जी, मुझे पता है, आपको पता है, और पूरे देश को पता है, फिर बार बार सोमनाथ का जिक्र कर करके जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधना, ये कब तक जारी रहेगा और ये क्यों करेंगे आप? बहुत आपने सही सवाल किया। इतिहासकारों ने क्या लिखा, मगर प्रधानमंत्री ने उसका उल्टा लिखा, और वही प्रधानमंत्री जो सत्ता का संचालन कर रहे थे। चलिए मान लिया उनसे एक गलती हो गई, ओवरलुक हो गया, वो हिस्ट्री के पढ़ने वाले नहीं थे। अब दूसरी चीज देखिए, ये वही प्रधानमंत्री नेहरू हैं जो जाम साहब ऑफ नवानगर, जो राज प्रमुख थे उस समय सौराष्ट्र के, जिस समय आधारशिला रखी जा रही मंदिर की, तो उनको लेटर लिखते हैं, और ये सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में है कि मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, और यह हिंदू पुनरुत्थानवाद को दिखाएगा सोमनाथ मंदिर का निर्माण। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को लिखते हैं कि इसका ऑल इंडिया रेडियो पर प्रचार नहीं होना चाहिए। और यह सर्वविदित फैक्ट है कि उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने का प्रयास किया। और भी मैं बताना चाहता हूं, यह बात सिर्फ नेहरू की मानसिकता सिर्फ सोमनाथ तक नहीं है। 17 मार्च 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ललित कला अकादमी में अपना एक उद्बोधन दिया है, जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में भी सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में संभवतः खंड 47 में है, और ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में। उसमें जानते हैं प्राची जी क्या बोलते हैं कि मैं दक्षिण भारत के जब मंदिरों में जाता हूं और उनके गहरे गहरे गलियारों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, मैं डिप्रेस फील करता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट दब कैसे जाती है दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में जाते हुए। मगर उसी की जगह जब मैं आके ताजमहल को देखता हूं तो मैं एक ताजगी महसूस करता हूं। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझ लीजिए, और परिप्रेक्ष्य समझने के बाद यदि वह व्यक्ति और उनके जो गोत्रीय साहित्यकार थे, उन्होंने जो इतिहासकार थे,
उन्होंने जो इतिहास रचा, तो वो जानते क्या लिखा? वो रचा, उसको एक वर्ड में कहना चाहूंगा, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने लिखा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जो राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाता है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। और विदेशियों में भी किनके लिखे इतिहास का, जिन्होंने अच्छा लिख दिया हमारे बारे में। चाइनीज राइटर्स ने लिखा, चाइनीज ट्रेवलर्स ने, फाइयान, वेनसेंग, उत्सिंग ना, मार्को पोलो ने लिखा ना, रशियन राइटर निकेतन ने लिखा ना, जो सिर्फ लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तो यह भारत की स्वतंत्रता से को वास्तविकता में बंधक बना के रखने का एक षड्यंत्र था, जिसे 21वीं शताब्दी में अब मोदी जी के नेतृत्व में उससे बाहर निकलने का एक अभियान शुरू हुआ है। आप कहते हैं एक गाल के बदले दूसरा गाल करना हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन यह भी तो हमारी ही संस्कृति रही है ना। हमने तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है ना सुधांशु त्रिवेदी जी। अब जो आरोप आप पर लगते हैं कि सिर्फ गांधी जी के नाम से नहीं बल्कि उनकी विचारधारा से भी परहेज हो गया भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, हमारे यहां बिल्कुल अहिंसा पूरी तरीके से है, और मगर अहिंसक होने और कायर होने में एक बहुत पतली रेखा है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियों तक अहिंसा रखी थी और उसके बाद उचित प्रतिकार भी किया था। क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया कि शायद लोगों को नहीं पता होगा कि अब एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा था सिंध, 1025 में जाके मोहम्मद गोरी जो है सोमनाथ का विध्वंस कर पाता है। यह 325 साल के संघर्ष का इतिहास हम में आप में से किसी ने पढ़ा ना? 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी दिल्ली कब्जा करता है। यह 225 साल का संघर्ष कहां है? और 1192 के बाद जाके 1528 में बाबर जो है राम मंदिर को, मीर बाकी राम मंदिर को तोड़ता है, अयोध्या पहुंचता है। तो दिल्ली से अयोध्या पहुंचने में 325 साल, उसका संघर्ष कहां है? यह षड्यंत्र पूर्वक इतिहास पढ़ाया गया। हम क्यों जीते? जो हमने बताया कि एक हिंदूशाही डायनेस्टी थी जिसने तमाम विदेशी अरब आक्रमणकारियों को, तुर्क आक्रमणकारियों को रोका। उसकी राजधानी थी काबुल और उसके राजा थे धर्मपाल, जयपाल और आनंदपाल। और आनंदपाल का उल्लेख खुद अलबरूनी ने अपनी किताब में किया है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जब गजनी यहां से वापस जा रहा था और तुर्की के राजा की सेना ने उसे घेर लिया, तो आनंदपाल पत्र भेजता है कि अगर तुम चाहो तो मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथी तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेज सकता हूं। मगर क्यों? कहता इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया है। तो मेरा संकल्प तुमको ध्वस्त पराजित करने का संकल्प मेरा है, वो कोई और ना पूरा कर सके। इसलिए आप सोचिए यथार्थ ये था और हमें क्या समझाया गया। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन है, भारत दुनिया का एकमात्र एंशिएंट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। और कोई व्यक्ति तभी बचता जब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और इम्यूनिटी क्या होती है? अंदर आए हुए वायरस को किल करने से बनती है, उनके साथ शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बनाने से नहीं बनती है। तो अगर हम सरवाइव किए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत उनका है, उसके अनुसार हमारे अंदर कुछ तो फिटेस्ट था। और उस फिटेस्ट को के प्रति गर्व की बजाय ग्लानि भरने का प्रयास। मैं अंत में एक बात कहूंगा, सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के बाद जो एक स्पीच दी थी, कोई जाके नेट पे चेक कर लेगा, उसमें उन्होंने एक वाक्य बोला था, यह 1996 की बात है, कि दिल्ली के लुटियन जोन में और भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान में तब तक आप बौद्धिक नहीं माने जा सकते जब तक आप भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें, हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें, तब तक आप भारत में बौद्धिक नहीं माने जा सकते। उस स्थान से संघर्ष करना इस स्वतंत्र भारत के लिए और भारत की नई युवा पीढ़ी को वास्तविक एहसास कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महान भारत तब बनता है जब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, बीते 11 साल से आपकी सरकार है और समय समय पर नेहरू जी की गलतियां, उनके द्वारा किए हुए काम, सोमनाथ मंदिर का संघर्ष आप लोग याद दिलाते ही रहते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों आन पड़ी और इसमें हिंदू शक्ति या हिंदुत्व की बात करना या ये बताना कि किस तरीके से हम लोगों की संस्कृति रही, उस पर अत्याचार किया गया, हिंदुओं को जागृत करने की बात करना, वाकई में सोमनाथ के संघर्ष को याद दिलाना था या आगे जो बंगाल चुनाव है उसका भी ख्याल रखना था? देखिए प्राची जी, इसमें चुनाव बहुत छोटी चीज है। हिंदू शक्ति को कोई इसलिए नहीं जागृत करना है कि किसी से प्रतिकार करना है। ना हमारा मुसलमानों से कोई विरोध है, ना किसी अन्य से कोई विरोध है। और यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि जितने भी भारत में रहने वाले भारतीय हैं
जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि कोई मुगलों का, अरबों का, तुर्कों का वंशज है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। आज कोई जाके अपना डीएनए टेस्ट करा ले, उज्बेक या मंगोल डीएनए से भारत का कोई लिंक नहीं निकलने वाला है। परंतु इसे क्यों समझना जरूरी, मैं इसलिए बताना चाहता हूं। आज की जो युवा पीढ़ी है, सबसे एडवांस टूल जो यूज करती हर क्वेश्चन जानने के लिए, वो एआई है ना। एआई में चैट जीपीटी यूज करती है, और चैट जीपीटी का प्रमुख कौन है? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि हर क्वेश्चन का जवाब लोग एआई से पूछते हैं, क्या आपको लगता कोई ऐसा सवाल भी है, प्रश्न है जिसका जवाब एआई के पास भी नहीं है और आपके पास है? तो जानते हैं सैम ऑल्टमैन का जवाब क्या था? सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी के ओनर का जवाब यह था, द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण, यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एआई के पास नहीं है, मेरे पास है। यानी जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्म है ना परा। और प्राची जी, आजकल बहुत सारा क्लिप कटुआ गैंग है जो कूद पड़ता है आके, अरे नहीं ऐसा नहीं कहा था, वो मैकाले और मार्क्स की मारिजुआना, अरे भारत में कुछ अच्छा था ही नहीं, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, सिर्फ हमारे यहां भेदभाव और ये अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं था। तो उन सब के लिए बताना चाहता हूं, ये सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 2:34 AM। अगेन आई एम रिपोर्टिंग 27 दिसंबर 2022 2:34 AM के सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है, एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। अब मैं पूछना चाहता हूं, किसी धर्म के मूल सिद्धांत को किसी वैज्ञानिक ने, किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजिस्ट ने अगर रिफर किया हो तो हिंदू धर्म के अलावा बता दें। एंड पॉइंट नंबर 2, वो उस धर्म को मानने वाला ना हो। और पॉइंट नंबर 3, अगर उसने कहा हो तो उससे यह ना कहा जाए कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए अगर आज आवश्यकता है एक सही दिशा देने के लिए, तो वो प्राचीन सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति ही दे सकती है। इसीलिए मैंने अटल जी की वह कविता कोट की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, जो उनकी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिसमें अंत में उन्होंने कहा कि भारत का जो राइज है उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए विध्वंस और सृजन इनकी तुलना नहीं हो सकती, बर्बर आक्रमणकारियों की और वीरों की तुलना नहीं हो सकती। कर्नल जेम्स टॉड ने, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा है, उन्होंने जब मार्शल रेसेस का वर्णन किया, भारत की बहुत सी जातियों का उन्होंने महिमा वर्णन किया। उन्होंने कई बातें ऐसी भी लिखी हैं जो बहुत उचित भी नहीं है, मैं सारी बातों को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, पर उनसे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने इनका किया, मगर आपने बहुत सी जिन्होंने दुनिया भर में बहुत बड़ा बने, उन जातियों का नाम नहीं ले रहा हूं, उन वर्गों का, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? तो जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्शल रेसेस नॉट द बारबेरिक रेसेस। तो भारत का इतिहास वीरता का है, बर्बरता का नहीं है। पर बर्बर लोगों को वीरों से ऊपर दिखाना और वीरों को नीचा दिखाना और बर्बर लोगों का महिमा मंडन करना, इस मानसिकता से जब तक हम नहीं निकलेंगे और आधुनिक युग का ज्ञान विज्ञान जिसमें सर्वाधिक दिखाई पड़ता है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक सुधांशु जी, इस मानसिकता से बाहर आपने निकाल ही दिया है ना। जी का भी यही उद्देश्य। अब देखिए, आप अगर सोमनाथ की बात करते हैं तो वहां बंगाल में ममता बनर्जी गंगा सागर की बात कर रही हैं, दुर्गा आंगन की बात कर रही हैं, महाकाल की बात कर रही हैं, तो जागृति तो आई गई है। ममता बनर्जी भी वही उसी पिच पर हैं जिस पिच पर आप हैं। नहीं प्राची जी, यहां आप कह रहे हैं क्यों आवश्यकता है? आज बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, काहे बात की भाई? कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोल ही नहीं रहा है। जो पहले हमको ज्ञान देते थे कि राम मंदिर की जगह पर पुस्तकालय, स्मारक, अस्पताल अथवा कोई ऐसी चीज बना देनी चाहिए पब्लिक यूटिलिटी की, उसमें तो कोई नहीं कह रहा कि भाई बाबरी मस्जिद की जगह क्यों बना रहे हो, जबकि तुम खुद कहते हो, ये ममता बनर्जी की सरकार ने लिखा है कि 91 जातियां उन्होंने ओबीसी में लिखी, उसमें 77 मुसलमानों की, ऑलमोस्ट 95% मुसलमानों को उन्होंने ओबीसी बना दिया। तो अगर उनकी नजर में ओबीसी है तो उनसे कहो ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो भाई, ये बाबरी पे क्यों? और बाबर, मैं कहना चाहूंगा, इस देश पे जनता दल, जनता पार्टी, उनके परिवार ने ज्यादा राज किया है और उनके नेताओं के नाम आज लोगों को उतना ध्यान नहीं है जितना बाबर ने सिर्फ 2.5 साल राज किया। 1527 में आया, 1530 में मर गया, उसके नाम पे स्वतंत्र भारत में मस्जिद बनती है और सारे सेक्युलरिज्म के सूरमा शांत होकर मौन स्वीकृति के द्वारा उसका समर्थन करते रहते हैं। या आज की राजनीति में, आज के भारत में
गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है, हम या आप? तो ममता बनर्जी ने तो अपने आप को अलग कर ही दिया ना, वो तो इसके साथ है नहीं भाई। उन्होंने तो हुमायूं कबीर को निकालकर बाहर कर दिया, वो तो कह रही हैं हम इनके साथ नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या करें ममता बनर्जी? देखिए, मुझे लगता है देश की जनता को इतना नाइव नहीं समझना चाहिए, इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए। वही ममता बनर्जी जी जो राम नवमी की यात्राओं पर तो प्रतिबंध लगा देती थी और जय श्री राम बोले तो किस आक्रामकता आक्रोश के साथ निकलकर वो भीड़ की तरफ दौड़ती थी, उनके दौरे हुकूमत में या यूं कहें उनके दामने रहमत में लाखों लाख लोग जुमे की नमाज पे इकट्ठा हो रहे हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से ईंटें जोड़ी जा रही हैं और फरहाद हाकिम उनका मंत्री है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाकर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कहता है ये मिनी पाकिस्तान है। फरहाद हाकिम ने यह कहा है कि मुस्लिम जो पैदा नहीं हुआ वो दुर्भाग्यशाली है, उसका भाग्य तब जगेगा जब वो मुस्लिम बनेगा, और वो आपकी सरकार में मंत्री है। मुझे लगता है कि जिसे कहावत होती है तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना, तो ममता बनर्जी उस तथाकथित निष्कासन की रस्म अदायगी के तिनके के द्वारा अपने ये घनघोर सांप्रदायिक और कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता को के पहाड़ को छुपा नहीं सकती। लेकिन आप जिनको कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता कह रहे हैं, उसी मानसिकता में तो मंदिर निर्माण की बात भी तो ममता बनर्जी कर ही रही है ना। आज ही के कार्यक्रम में, गंगा सागर कार्यक्रम में जब ममता बनर्जी पहुंची तो चैलेंज कर रही हैं वो तो कि दुर्गा पांचाली पढ़ा है बीजेपी वालों ने, मैंने पढ़ा है, मैं जानती हूं कि काम कैसे होता है, मैं जानती हूं कि हिंदू धर्म क्या होता है। वो भी मैं बताना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही प्राची जी। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, मोदी जी की सरकार आने से पहले ममता जी की एक विशेष प्रकार की तस्वीर ये वाली सब जगह रहती थी, कोलकाता में जाइए सब जगह दिखती थी। अब वो तस्वीर गायब हो गई है। अब तो इंटरनेट पे भी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ढूंढिए तो नहीं मिलती है। ये तो जब से मोदी जी की सरकार आई है 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जी ने मंच से चंडी पाठ किया था, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी बोला था। मैं चैलेंज करके कहता हूं इससे पहले कभी किया हो तो बता दीजिए साहब। ये तो वो है कि जो जो जागृति दिख रही है समाज में, राष्ट्रवादी शक्तियां उठती हुई दिख रही हैं, तो विवश होकर व्यक्ति को यह करना पड़ रहा है। पर उनकी वास्तविक मानसिकता क्या है, जो पूर्व में किए गए कार्य हैं, जो कृत्य हैं, वो इन चीजों से छुपने ढकने वाले नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है और जहां तक पढ़ने और समझने की बात है, उससे ज्यादा जो दिखाई पड़ता है वो समझ में आता है। आपके मंत्री ये बोलेंगे, आपका मंत्री बोलेगा भगवान राम मुसलमान थे मदन मित्रा, और उसके बाद आप कहेंगे हिंदू धर्म आपसे ज्यादा पता है। आपके जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो क्या बोलते हैं, रेवंत रेड्डी ने क्या बोला, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, और उसके बाद वो कहेंगे हिंदू धर्म आपको पहले पता है। तो इसलिए मुझे पता है कि इस प्रकार की बातें करने का प्रयास जो है वो पूरी तरीके से बंगाल की प्रबुद्ध जनता, जिसने एक से एक बौद्धिक विराट व्यक्तित्व दिए हैं भारत को, वो इनको भली भांति देख रही है और इसका समुचित प्रतिकार इस वर्ष आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आज जो पश्चिम बंगाल में है उसके सामने दो विकल्प हैं कि पश्चिम बंगाल का भविष्य ग्रेटर बांग्लादेश बनने की तरफ जाएगा या विकसित भारत के अग्रणी राज्य बनने की तरफ जाएगा। बंगाल में हमेशा बांग्लादेश वाला डर क्यों दिखाती है बीजेपी, सुधांशु जी? हम डर नहीं दिखाते हैं, जो हकीकत है वो बताते हैं। जो कुछ अनडिवाइडेड बंगाल में 16 अगस्त 1946 को हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, अगर आप देखें, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो बंगाल के लोग हैं वो अपने हृदय पे हाथ रखें। 1905 में कर्जन ने बंगाल का डिवीजन किया था जिसे बंग भंग कहते थे। उस समय अनडिवाइडेड बंगाल यानी आज का भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसका डेमोग्राफी क्या थी, 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू, लगभग मोटा मोटा 35-36% मुस्लिम और 60-62% हिंदू। आज अनडिवाइडेड बंगाल को ले लीजिए तो डेमोग्राफी बदल गई, 1/3 हिंदू 2/3 मुस्लिम। और क्या बोला है हुमायूं कबीर ने कि मुर्शिदाबाद में हम मंदिर इसलिए, बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रहे हैं कि अयोध्या में मुस्लिम कम है और मुर्शिदाबाद में मेजॉरिटी में है। मतलब मुस्लिम समाज को आक्रमणकारी के साथ जोड़ना,
कट्टरपंथी विचार के साथ खुलेआम जोड़ा जा रहा है और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोलने को तैयार नहीं है। ठीक। अब मुझे लगता है इन बयानों के बाद यदि आपका कोई मंत्री कहता है कि ये मिनी पाकिस्तान है, आपका पूर्व विधायक कहता है कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहां पर हम बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, और एक मंत्री कहता भगवान राम मुसलमान थे, मुझे लगता है इसके बाद कुछ बचाव करने की गुंजाइश बचती नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।